हाँ हेलो। तो यहाँ पे जो है इस वेव्स एंड ऑसिलेशंस में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है द फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने जो है पढ़ा है, नॉट एज ए अंडर द हेडिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन बट इट इज अंडर द हेडिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसमें जो है कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े। तो इसको शुरू करने से पहले जो चीज हमको ध्यान रखना होता है, जो चीज हमको जो है कंसेप्ट को समझ लेना होता है, दैट इज द यूज ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटीज, दैट इज द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ये एक पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हम ध्यान में रख के जो है चलेंगे, दैट देन वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। द यूज ऑफ द imaginary quantity or complex forms, complex quantities in the study of wave and oscillation like phenomena, wave and oscillation like phenomena is used to represent the phase quantities। फेज क्वांटिटीज को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं द ऑपरेटर। ये जो है ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर जो है मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं। ऑपरेटर का बेसिक काम होता है किसी क्वांटिटी के ऊपर ये ऑपरेट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस सम रिजल्ट। ये जो है कुछ एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। द ऑपरेटर आई is used to represent the physical operation of rotation by some angle। किसी एंगल से जब हम रोटेट करते हैं इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटर आई या इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू जो है √(-1) होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा है कि साइन और कोसाइन के बीच में क्या अंतर है, तो दे आर आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज। साइन और कोसाइन का जो वेरिएशन कुछ इस प्रकार का होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हो तुम लोग। 90 डिग्री से रोटेशन पर साइन 90 प्लस थीटा वो कॉस हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कुछ ये साइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर रहे हैं विद रेफरेंस टू सम एक्सिस, और इस ऑपरेशन को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर ऑपरेटर आई। तो ये बेसिक चीज है, ये बेसिक टूल है हमारा, हम कह सकते हैं इन द स्टडी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर और एनी वेव लाइक फिनोमेना, एनी रैंडम क्वांटिटी, एनी ऑसिलेटरी मोशन। इसका यूज अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा इन द डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये किस प्रकार से जो है चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आई किसी क्वांटिटी के पहले लगाते हैं, या वेक्टर अगर हम ले उसके पहले जब हम आई लगाते हैं, तो फिजिकली इसका मतलब होता है देयर इज ए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ π/2 हम लिखेंगे। तो ये क्या करता है, π/2 का रोटेशन क्या कर रहा है, ये फेज चेंज कर रहा है। ये जो है उस वेक्टर को 90 डिग्री आगे ले जा रहा है बाय फेज। माने उसका परिस्थिति अब ऐसा है, विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन द वेक्टर इज 90 डिग्री अहेड, वो आगे बढ़ जा रहा है। जब हम माइनस आई लगाते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और यहाँ पे जो है उसका फेज 90 डिग्री पीछे चला जाता है, मतलब मीन पोजीशन से उसका जो मोशन और पोजीशन है दैट इज बिहाइंड बाय एन एंगल 90 डिग्री। दिस इज द की कंसेप्ट, दिस इज द की टूल दैट वी रिक्वायर for the study of forced oscillations. In the study of wave-like phenomena, we have already come across
we have already come across the quantities like e to the power I ओमेगा टी। इस तरह के क्वांटिटीज हमने पिछले ही लेक्चर में देखे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और ये जो है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। e टू द पावर, इसको डायरेक्ट ही हम दे सकते हैं, एक सेकेंड। e टू द पावर I ओमेगा टी जो है हम लोगों ने देखा है यहां पर। और e टू द पावर I ओमेगा टी का क्या मतलब होता है? वी नो इट इज द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये जो है डिस्प्लेसमेंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन क्यों यहां पे यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब द फेज। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज। फेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये पता है, इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको जब हम ब्रेक करेंगे या पोलर फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा। दिस विल बी cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वी आर कंबाइनिंग टू क्वांटिटीज or two periodic functions like sine and cosine by the phase relation या by I से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। sine and cosine are out of phase quantities, are out of phase by 90 degree and they can be, ये ट्रिग्नोमेट्री से तुम लोग जानते हो, they can be related to each other by the rotation of 90 डिग्री। ये 90 डिग्री रोटेशन से जो है एक दूसरे से रिलेटेड। ये दोनों आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज है और इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें जो की पॉइंट्स हमको यूज करना होता है, अभी रोटेशन से हो क्या रहा है? जब भी हम लोग रोटेशन करते हैं तो वहां पे एक फेज चेंज होता है। फेज हम लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। फेज क्या होता है? फेज इट इज द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द मोशन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑसिलेटिंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। तो बेसिकली ये जो रोटेशन है, जब तुम रोटेट कर रहे हो cos 90 प्लस थीटा लिख रहे हो, माने थीटा को जो है प्लस 90 रोटेट कर रहे हो, इसका जो मीन पोजीशन से के रेस्पेक्ट में जो इसका ओरिएंटेशन है या मोशन या पोजीशन है, that is undergoing a change and that change is occurring in the phase, that change is described by the phase. A rotation of the vector or the quantity, vector ही लिखे, quantity नहीं लिखते। A rotation of the vector causes a change of phase। ये फेज का जो है एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फेज क्या है ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, when we use plus I before a vector, then it means we are doing an anti-clockwise rotation,
हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बाई कन्वेंशन जो है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। इस फिजिकल इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें मैथमेटिकली? वेक्टर के पहले हम प्लस आई लगाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग माइनस आई लगाते हैं, इफ वी यूज माइनस आई before an operator, before a vector, vector, then it means that we are doing a rotation, by 90 degree in the clockwise direction, तो ये कन्वेंशन होता है कि क्लॉकवाइज को जो है हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं। द रोटेशन ऑपरेशंस ये सब जो है मैथमेटिक्स की भाषा में इसको ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेटर है आई। ऑपरेट माने वो चीर फाड़ का ऑपरेशन नहीं। ऑपरेटर का मतलब होता है ये जब किसी एक क्वांटिटी पे एक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस सम रिजल्ट। तुम्हारा डिफरेंशिएशन जो है ये भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी अपॉन डी एक्स। इसको हमने एक्स स्क्वायर के ऊपर लगाया, इसने आउटपुट क्या दिया? 2x दिया। उसी तरह से ये एक ऑपरेटर है, जब ये किसी क्वांटिटी पे एक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस सम रिजल्ट। तो ये जो रोटेशन ऑपरेशंस हैं जो 1 और 2 में तुमको बताए गए हैं, दीज रोटेशन ऑपरेशंस कॉज ए फेज चेंज। कैसे फेज चेंज है? दिस मीन्स द ऑपरेशन 1 जो कि एंटी क्लॉकवाइज है एंड और प्लस वाई 1 से रिप्रेजेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो ऑपरेशन है, जब हम इस तरह से किसी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो वो अपने पहले वाले पोजीशन से 90 डिग्री आगे हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ए फेज चेंज। देन the vector moves ahead of the mean position by 90 degree, and we say there is a phase change of 90 डिग्री। इसी को हम लोग अहेड जो है, अहेड माने होता है आगे बढ़ जाना। इस क्वांटिटी को कभी कभी हम लोग लिखते हैं फेज लीड। लीड माने नेतृत्व करना, लीड माने जो होता है टू रिमेन इन फ्रंट, वो आगे रहता है। किसके आगे रहता है? तो पहले वाले पोजीशन के रेस्पेक्ट में, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में जहां पर वो था उसके आगे बढ़ जाता है। द स्टेप 2 causes a phase change of, तो यहां पर भी फेज चेंज होता है। ये क्लॉकवाइज दिशा में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और इसको ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है कि ये जो है क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट करता है एंड इट इज बिहाइंड द मीन पोजीशन। वो जो है मीन पोजीशन के पीछे चला गया। चेंज ऑफ 90 डिग्री in the clockwise direction, and there is a phase lag। हम कहें यहाँ पर लैग, हालांकि यहीं पे नहीं कहना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फेज लैग और रिटार्डेशन बाय 90 डिग्री। तो ये जो है मीन पोजीशन से पीछे चला गया। तो ये जो आगे पीछे हो रहा है, दिस इज फिजिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये की पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना होता है। बाकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है।
हम लोग ने जो रिप्रेजेंटेशंस पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिप्रेजेंटेशन तुमने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा है, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखाते हैं, आयलर्स नोटेशन, ये सारी चीजें पढ़े। तो इसी का हमको यहाँ पे यूज करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो एक पोलर नोटेशन होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, आर ई टू द पावर आई फाइव, तो इसको हम ब्रेक करते हैं पोलर फॉर्म में, तो cos फाइव प्लस आई साइन फाइव। cos फाइव रियल होता है, आई साइन फाइव इमेजिनरी पार्ट होता है। दे आर डिफरिंग बाय फेज, और ये जो आई है ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यू आर रिलेटिंग टू क्वांटिटीज दैट आर डिफरिंग बाय ए फेज ऑफ 90 डिग्री। cos जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है 90 जो है, और साइन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। cos जीरो मैक्सिमम 1 होता है, साइन जीरो 0 होता है। तो दे आर डिफरिंग बाय इन फेज, एक जब बढ़ रहा है एक दूसरा घट रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कोई कठिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम ए और बी को निकालना चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम लोग जानते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जो है, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जो है एक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार फिर से। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस। कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ये हम लोग एसी में पढ़ते हैं। इम्पीडेंस जो टॉपिक है दैट इज वी स्टडी इन एसी, वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस इन अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट और सर्किट में जो है हम लोग इम्पीडेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं। एसी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, एसी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसमें इम्पीडेंस आएगा, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। बेसिकली इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? इम्पीड मीन्स टू स्लो डाउन। अब इसको समझना जरूरी है, स्लो डाउन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है स्लो डाउन होने। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, इन द कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस we study the mechanism or the factors that slow down the flow of current। हालांकि बहुत सही लैंग्वेज ये नहीं है लेकिन चलता है। यहां पे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो कि स्लो डाउन द करंट ही लिखते हैं, गलत है। स्लो डाउन द करंट, करंट का मतलब ही होता है फ्लो, नेट फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज का जो नेट फ्लो हो रहा है एक पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जिसके कारण करंट का फ्लो किसी सर्किट में स्लो डाउन होता है। हमारे पास कई प्रकार के सर्किट्स होते हैं। सर्किट्स में जो है हमारे पास एक सर्किट होता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस जो है क्या होता है? रेजिस्टेंस ऐसा फैक्टर है दैट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और स्लोज डाउन द करंट। उसके बाद हमारे पास सर्किट में और भी एलिमेंट्स होते हैं, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। सबसे पहली चीज जान लेना है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस आर पैसिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा तो उसमें एक्टिव पैसिव एलिमेंट पढ़ाया गया होगा। इनका काम क्या होता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। रेजिस्टेंस इसमें जो है, रेजिस्टेंस causes a dissipation of energy and capacitance and inductance cause a storage of energy in different form, storage of energy in different forms। अलग अलग फॉर्म में जो है ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब देखो यहाँ पर
जैसे यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, ये सब मैथमेटिकल चीजें हैं, इसको हम जो है रिलेट कर रहे हैं फेज से। आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज है। बेसिकली आउट ऑफ फेज का मतलब होता है उल्टा बिहेवियर। अगर हम एकदम क्रूड लैंग्वेज में बात करें, अगर हम एकदम सिंपल क्रूड लैंग्वेज में बात करें, माने उल्टा बिहेवियर। रेजिस्टेंस का काम है एनर्जी को डिसिपेट करना हीट के फॉर्म में। ये हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का काम है एनर्जी को स्टोर कर लेना, प्रोड्यूस नहीं करना, स्टोर कर लेना। कैपेसिटेंस जो है एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इंडक्टेंस स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। एक सर्किट में अगर ये तीनों चीजें मौजूद हो तो जब करंट का तुम्हारा फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी सप्लाई आ रहा है, एसी वोल्टेज तुमने लगाया तो वो एनर्जी का सप्लाई कर रहा है। वो सप्लाई कैसा है? अल्टरनेटिंग फॉर्म में। ध्यान देना इस चीज, वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में है। वो टाइम के साथ अपना पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड को जो है चेंज कर रहा है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो जो है मूव कर रहा है। ये जो फ्लो हो रहा है, इट इज फॉलोइंग द वोल्टेज। वो भी ऊपर नीचे आगे पीछे करके जो है फ्लो कर रहा है। अब जब ये तीनों मौजूद हैं, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? वो डिसिपेशन कर रहा है, उसका काम फिक्स है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का काम है एनर्जी को स्टोर कर लेना कुछ समय के लिए। तो रेजिस्टेंस और इन दोनों का जो बिहेवियर है, ये दोनों आउट ऑफ फेज है। एक स्टोर करता है, एक डिसिपेट करता है। द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस एंड द capacitance and inductance, resistance and capacitance and inductance are said to be opposite in phase। यही फेज डिफरेंस से आउट ऑफ फेज यही इंप्लाई करता है, इनका बिहेवियर उल्टा है। अब जब ये तीनों मौजूद हो और तुम्हारा सप्लाई जो है वो एसी सप्लाई है, देन वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑकर्स। पहले समझ लो फिर हम लिखें। तो अगर हमारे पास कोई सिंपल सा सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज दिया, करंट फ्लो करना शुरू हुआ, ओम्स लॉ लगाया, V बराबर IR निकाल लिया। इसमें ना फेज की बात है, ना इसमें जो है कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की बात है। ये हम लोग एक और लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वहां पे तुम्हारा वोल्टेज साइन फॉर्म का है तो करंट भी साइन फॉर्म का ही होगा, ठीक है। तो वो जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म को स्टडी जो है फॉलो कर रहा है। सबसे सिंपल सिचुएशन से ही स्टार्ट करते हैं। इफ वी हैव द simplest circuit with a voltage source that supplies alternating voltage of the form। तो यहाँ पे हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो किस प्रकार का है? वो है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्म। साइन हो, कोसाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज कुछ इस प्रकार का होता है। लेट मी राइट द इक्वेशन। बाकी इक्वेशन हम स्नैप ही देंगे क्योंकि इसमें समय लगता है। Vm is equal to V is equal to Vm साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। Vm जो है क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज साइन ओमेगा टी ओमेगा टी, ये हमारा वोल्टेज है। वी हैव ए रेजिस्टेंस आर, सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ को यहाँ पे लगाए तो जो करंट है, द करंट इन द सर्किट इज, द करंट इन द सर्किट इज, तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, आर से हम सिंपली भाग लगा देंगे। तो ये गुणा भाग जो है बहुत आसान है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। आई इक्वल टू आई एम, आई इक्वल टू वी एम, हम यहाँ पे सिंपल एम लिख रहे हैं, वी एम बाई आर, एंड अगेन वी हैव दिस साइन ओमेगा टी। इसमें कोई जो है कठिन चीज नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज क्वाइट सिंपल, साइन ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, समझ लेते हैं इसको। इन दिस केस, अब देखो अगर वोल्टेज हमारा साइन फॉर्म का है या कोसाइन फॉर्म का है तो करंट भी साइन या कोसाइन फॉर्म का है, कोई झंझट नहीं है इसमें। इसका मैग्नीट्यूड करंट का कम है, क्योंकि हम जो है कैसे निकाल रहे हैं, बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो हमारा करंट जो है वोल्टेज से कम है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इन दिस केस द करंट एंड वोल्टेज शो द सेम टाइप of variation as sine और cosine form, ये साइन या कोसाइन फॉर्म का ही वेरिएशन दिखाता है। The magnitude of the current is less than the maximum value of the voltage as it is obtained by dividing by r। तो ये सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है, लेकिन ये मैथमेटिक्स हमको जो है एक इंपॉर्टेंट फिजिकल रिजल्ट बता रहा है। ये फिजिकल फिनोमेना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जो एनर्जी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज के थ्रू, वोल्ट माने होता है एनर्जी, पोटेंशियल, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस या बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने होता है बाधा, उसको ओवरकम करने में कुछ एनर्जी जा रहा है, तो फ्लो जो है, जो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये बता रहा है, सिंपल सा इक्वेशन है, कोई इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, फिजिकल इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ये सबसे सिंपल केस होता है। द इक्वेशन सेज that some part of the voltage or the supplied energy is lost due to dissipation in the सर्किट, या ड्यू टू डिसिपेशन, सिंपल रखते हैं इसको, डिसिपेशन बाय द रेजिस्टेंस, कुछ पार्ट जो है इसका कम हो जाता है। अगर ये हमारा वेरिएशन है, लेकिन करंट और वोल्टेज का वेरिएशन एक ही तरीके से हो रहा है, दोनों साइन है। ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, बाहर ज्यादा होता है, तो ये जो है वेरिएशन दोनों का सेम। इसको अगर हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हुआ, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
the graphical representation will be such that current and voltage are both represented as sine curve, क्योंकि दोनों साइन कर्व, दोनों साइन वेरिएशन, ठीक। बेसिक डिफरेंस कहाँ होगा? बेसिक डिफरेंस ये होगा कि दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों डिफर करेगा, वो एक ज्यादा होगा एक कम होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये तुमको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ये जो है, रुक जाओ दूसरा डायग्राम दे, ये डायग्राम अच्छा नहीं है, गंदा डायग्राम। ये जो है नीचे वाला जो डायग्राम, ये कैसा काला सा आ रहा है, ये हमारा वेरिएशन, दोनों साइन वेरिएशन है। करंट का मैग्नीट्यूड जो है ये वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उसका पीक जो है नीचे है, ठीक। ये तो हो गया सबसे सिंपल हमारा सिचुएशन, दोनों सेम तरीके से वैरी कर रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहो या इंटरेस्टिंग चीज तब कहो, वो तब आता है जब हमारे सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटेंस मौजूद हो। पहले समझ लो क्या होता है इंडक्टर और कैपेसिटेंस। इंडक्टर और कैपेसिटेंस जैसे ही सर्किट में लग गया, रेजिस्टेंस के साथ, मैंने रेजिस्टेंस के साथ ऐसे कंपोनेंट हमने लगा दिए जो जिनका बिहेवियर उल्टा है, वो तो डिसिपेट कर रहा है एनर्जी, ये जो है एनर्जी को बीच में रोक ले रहे हैं, कुछ स्टोर कर ले रहे हैं। इसी प्रोसेस में कैपेसिटर जो है तुम्हारा चार्ज होता है, इंडक्टर जो है तुम्हारा एनर्जी स्टोर करता है हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो जब इस तरह की सर्किट, इस तरह का कंसेप्ट आए, दिस मीन्स अब जो तुम्हारा फ्लो हो रहा है करंट का और सप्लाई जो एनर्जी का हो रहा है, तो बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे फेज की बात आती है कि हम जो एनर्जी का सप्लाई दे रहे हैं और उनके और जो करंट का फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, इन दोनों के बीच में तालमेल है कि नहीं। ये जो हमारा सर्किट है रेजिस्टेंस वाला, इसमें तालमेल है। लेकिन जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएंगे तब क्या होगा, लेट अस सी। हाउएवर, when we have an inductor, दोनों को एक साथ लेते हैं, and a capacitor, connected in the circuit, with resistance, then an interesting phenomena occurs. क्यों होता है? अगर तुमसे कोई पूछे भाई इंटरेस्टिंग इसमें तुमको क्या मिल गया, कहां से आता है इंटरेस्टिंग, तब क्या जवाब दोगे? होता ये है, since the behavior of the inductor and capacitor are different from the behavior of the resistor, तो यहाँ पे जो है there is a difference created, there is a difference which is created between the supply of voltage and the flow of current. There is a difference between the supply of voltage and flow of current. इन दोनों के बीच में जो है एक डिफरेंस होने लगता है, और इसी डिफरेंस को हम फेज के माध्यम से दिखाते हैं। डिफरेंस का मतलब क्लियरली समझ लो क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने करंट दिया, हमने सब एनर्जी सप्लाई दिया, वोल्टेज दिया, V sin ओमेगा t वोल्टेज दिया, करंट बहना शुरू हो गया। करंट और वोल्टेज जो है अपनी मीन पोजीशन को एक ही साथ, अपना मैक्सिमम पोजीशन को एक ही साथ पहुंच रहे।
जीरो पर भी एक ही साथ आ रहे हैं, नेगेटिव में भी पीक एक ही साथ ले रहे हैं। इसको कहते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विथ ईच अदर। इन ए प्योरली resistive circuit, the voltage and current are said to be in phase with each other। एक दूसरे के साथ जो है ये इन फेज, ठीक है, which means they reach their maximum values and zero together। ये दोनों इन सब वैल्यूज को यहाँ पे ग्राफ में देखो, ये पीक को भी एक साथ पहुंच रहा है, जीरो को भी एक साथ पहुंच रहा है, नेगेटिव पीक भी एक साथ हो रहा है, जीरो फिर एक साथ हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं द सिचुएशन ऑफ इन फेज विद ईच अदर, दे आर फॉलोइंग ईच अदर। फिजिकली इन डेप्थ देखो, सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑकरिंग ड्यू टू सप्लाई ऑफ एनर्जी, दे आर ऑकरिंग टुगेदर, एक साथ हो रहा है। जब एनर्जी सप्लाई मैक्सिमम हो रहा है तो फ्लो मैक्सिमम हो रहा है, जब वो जीरो हो रहा है तब ये जीरो हो रहा है। इसको इस नजरिए से देखो, द सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड द फ्लो ऑकरिंग ड्यू टू सप्लाई ऑफ एनर्जी आर ऑकरिंग टुगेदर, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। एनर्जी दिया, फ्लो शुरू हो गया, ठीक है। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। अब इसमें अगर हम कुछ ऐसा सर्किट में एलिमेंट डाल दे जो कि एनर्जी, जिसकी टेंडेंसी है एनर्जी को स्टोर करने की, तब क्या होगा, जो सप्लाइड एनर्जी है उसका कुछ पार्ट ये स्टोर करेगा कुछ समय के लिए एनर्जी, और ये जो है अपना रेजिस्टेंस तो अपना काम करेगा ही डिसिपेट करने का। इस तरह का अगर सर्किट है तो इसमें क्या होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। इंडक्टर और कैपेसिटर जब हम लगा देते हैं, देन वी आर इंड्यूसिंग सम एलिमेंट्स दैट स्टोर सम पार्ट ऑफ द सप्लाइड एनर्जी। रेजिस्टेंस डिसिपेट कर रहा है, फिर से बता रहे, रेजिस्टेंस डिसिपेट कर रहा है, ये स्टोर कर रहे हैं। So there is a phase difference between the supply of energy and the flow occurring due to the supply of energy। अब एक डिफरेंस आ गया। अब सप्लाई जब अपने मैक्सिमम पे होगा, हो सकता है उस समय फ्लो अपने मैक्सिमम पे ना हो, and this is due to the inclusion of these energy storing devices that are behaving differently than the resistor। When capacitance and inductance are present in the circuit, then there is a storage of energy by these elements, and thus the voltage and current have a difference of phase। इसका मतलब क्या है, this means that the supply of energy and the flow of current are not, are अभी तुरंत नहीं लिखे, हाँ, are not occurring together। It may be that the flow and the supply of energy are occurring in such a way that when the supply is maximum, voltage जब maximum है
when the supply is maximum, the current or flow is minimum. ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट बिहेवियर वाले एलिमेंट्स मौजूद है। अगर सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर हो वो एक अलग इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसको हम लोग रेजोनेंस में पढ़ते हैं। तो जब इस तरह का परिस्थिति है यहाँ पर, तब क्या होगा? तब हम लोग जो है पढ़े होंगे 12 में, पार्ट 1 में, हम लोग जो है एक वोल्टेज लिखते हैं अक्रॉस द एलसीआर सर्किट, और ये वोल्टेज कुछ इस प्रकार का होता है। द वोल्टेज, ये कुछ सर्किट एलिमेंट सर्किट थ्योरम से उसको यूज करके लाते हैं। द वोल्टेज इन सच ए सीरीज, क्योंकि यहाँ पे सब सीरीज में जुड़े हैं, LCR circuit, in a series LCR circuit is given by, तो ये जो सर्किट में ये जो अक्रॉस द सर्किट जो वोल्टेज है ये इससे आता है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, ये जो इक्वेशन है ये तुम लोग डिराइव कर सकते हो, किरचॉफ्स लॉ वगैरह से डिराइव करते हैं। बेसिकली ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वोल्टेज है या जो एनर्जी सप्लाई है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जीज अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। जो वोल्टेज ड्रॉप आई आर रेजिस्टेंस पे हो रहा है, जो इंडक्टर पे हो रहा है, जो कैपेसिटर पे हो रहा है, ये तीनों जो दो इसमें से एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, ऐसे समझो दोनों का एनर्जी वोल्टेज, और तीसरा जितना डिसिपेट हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर, वो इन तीनों का सम जो है हमारा वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। दिस इज द कंसेप्ट। ये तो हो गया, ये एनर्जी इक्वेशन है। दिस इज बेसिकली एनर्जी इक्वेशन। दिस इज बेसिकली एन एनर्जी इक्वेशन। ये तो एनर्जी का इक्वेशन हमने लिख डाला। इट इज द सम ऑफ, इट इज शोइंग, ऐसे नहीं, इट इज शोइंग दैट the total energy or voltage is the sum of the voltage drops or the energies across all the 3 elements, तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर है, उसका सम है, ये बता रहा। ये तो एनर्जी की बात होगी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है हाउ टू रिलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ करंट, और उसके लिए हमको एक वेक्टोरियल मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नाउ, ये तो एनर्जी का झंझट नहीं होता, स्केलर है, अपना जोड़ जाड़ दिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ करंट, इन दोनों को कैसे रिलेट करें। And this is the thing that we will see in the next lecture.